नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सॉल्व करेंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके कुल 20 सेट्स दिए गए हैं। हम सभी सेट्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप कोई सा भी सेट देखना चाहते हैं तो हम सभी सेट्स की एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप कोई सा भी सेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। देखो, अपान में हमेशा ही क्रय मूल्य आता है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाता तो ऊपर हो जाता विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। और क्रय मूल्य यानी कि खरीदा उसने 6,000 रुपये में, बेचा कितने में? 5400 रुपये में। तो डायरेक्ट हम फार्मूला में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 6,000 है, विक्रय मूल्य हमारा 5400 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य, यानी कि 6,000 माइनस 5400 अपान 6,000। 6,000 में से 5400 घटा 600, तो 600 बटा 6,000 गुणा 100। आपका आंसर आ गया 10%। दूसरा क्वेश्चन है, 2.5 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? हमसे पूछा गया है 2.5 लीटर में कितना ml होगा। देखो, हमें पता है 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 2.5 में कितना हो जाएगा? 2.5 गुणा 1000। ठीक है। जैसे 2 लीटर में हमसे कोई पूछे तो 2000 ml सिंपल गुणा करना होगा। तो 2.5 में जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो एक बार 10 से तो इसका दशमलव बटेगा और 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 2500 ml हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। एक हमें पैटर्न दिया गया है और इसमें अगला टर्म हमसे पूछा गया है। सिंपल सा पैटर्न है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 118, 120, 122, 124, यानी कि हर बार में 2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 126। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 7 शेष बचें। ठीक है, बचें, बात वही है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, जब आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग दिया जाए, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें मासा ज्ञात करना है। जब कहा जाए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें भाग दिया जाए, ठीक है, तब हमें लासा ज्ञात करना होता है। अब इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि 285 में अगर आप भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और 1249 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 285 से 9 घटाएंगे और 1249 से 7 घटाएंगे। ठीक है, तब उनका हम मासा निकालेंगे। ठीक है, 285 से जब हम 9 घटाएंगे तो 276 आ जाएगा। 1249 से 7 घटाएंगे क्योंकि इसमें 7 शेष बच रहा था, तो 1242 आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल आपको इनके गुणनखंड करने हैं। देखो, गुणनखंड में भी एक आइडिया होता है कि आप उसकी सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो। 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, और थोड़े स्मार्ट बनो, लास्ट की 2 डिजिट देखो। अगर 4 से कट रही है ना तो डायरेक्ट 4 से काटो, क्योंकि आपको पता है 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 चाकू 16, यानी कि जो है वो 4 छंग 24, 4 नेम 36, 4 गुणा 69 आ जाएगा। 4 को आप फर्दर 2 गुणा 2 लिखेंगे, 69 को 3 गुणा 23 लिख देंगे। इसी तरह जब आप इसके गुणनखंड करेंगे ना तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 23। मासा में क्या होता है, कॉमन गुणनखंड हमें लेने होते हैं। ठीक है, जो उभयनिष्ठ हों, दोनों में हों। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 23 आ गया, यानी कि 2, 3, 23 ये मासा में आएंगे। इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमें
जो है 19138 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ए बी सी डी 5 अंकों की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों 5 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, और सब में 9 केवल एक बार आ सकता है। जरा सा भी कॉमन सेंस होगा ना तो आप इसका आंसर दे लाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा है, आगे कथन दिए गए हैं कि ए बी और सी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 4 अंकों में डी सबसे छोटी संख्या है। बिल्कुल गलत सी बात है। देखो, जब 9 केवल एक बार आ सकता है तो 9 को हम सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि जो सबसे आगे होगा उसका स्थानीय मान ज़्यादा होगा। भाई, ये 10,000वें स्थान पर है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 90,000 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला तो केवल 90 के बराबर, तो डी जो है 4 अंकों में डी सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों में डी सबसे छोटी संख्या सही है। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, एक मिनट। एक्चुअली इसमें आपका पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 अंकों की संख्या है। अगर हम 5वीं संख्या इससे भी छोटी बना सकते हैं जिसमें 9 केवल एक बार आए, उसको हम इकाई के स्थान पर रख देंगे। ए से बढ़िया ऑप्शन भी हमें मिल रहा है। देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि 20 छोटी है सी से। बी छोटी है सी से, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बी में 9 आगे है तो बी तो डायरेक्टली सी से बड़ा हो गया। ठीक है, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी है, ये 100% सही है। ठीक है, अगर एक बार 9 आएगा तो वो संख्या में 9 सबसे पहले ही होगा। ठीक है, तो ये सबसे सही इसमें ऑप्शन है। हालांकि चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या है, ये बात सही है, लेकिन 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें 9 यहाँ पर रखकर भी इससे छोटी संख्या बनाई जा सकती है, इसीलिए सबसे सही इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है, 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। अब देखो, इसमें 4 में से 3 तो लगभग कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनमें सेम होगी, लेकिन चौथी डिफरेंट होगी, तो वो आपको पहचानी है और इसमें टोटली कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले आंसर को चूज करें, उसके बाद देखें कि हमारा सही हुआ कि नहीं। ठीक है, देखो, सबसे पहले में त्रिभुज आकृति है और इसके अंदर 3 बिंदु हैं। यहाँ पर चतुर्भुज है, 4 बिंदु हैं। यहाँ पर षष्ठभुज है, 6 बिंदु हैं। लेकिन यहाँ पर पंचभुज है, अंदर 4 बिंदु हैं। तो ये बिल्कुल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और हमसे भिन्न आकृति ही पूछी गई थी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। ठीक है, अगर मेरा भाई का जन्मदिन आज है तो मेरा कब होगा, 64 दिन बाद होगा। आगे बोला है कि यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। ओवरऑल ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आज सोमवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, 7 से डिवाइड करें। जो हमसे दिन दिए गए ना 64 दिन बाद, तो 64 में आप 7 से डिवाइड करें तो 7 ने 63, यानी कि 63 बचा कितना, एक जो है हमारे पास ज़्यादा बचा। एक ज़्यादा बचा तो केवल आप एक दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आज सोमवार है तो 64 दिन बाद मंगलवार होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। 65 दिन होता तब आपका 2 शेष बचता, तो जो है बुधवार हो जाता। ठीक है, 2 दिन आगे बढ़ते।
ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। 8वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को 69431 तथा मोक को 3872 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फैक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो, इनसे आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नंबरिंग से कि जो लेटर होते हैं वो कौन से नंबर पर आया, लेकिन ये दूसरे तरह का है। जैसे जो आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपको देखना है कि वो लेटर इनमें आ रहे हैं, तो आपको यही लगाना है। देखो, एफ का मतलब है 6, ठीक है, और ए, जहाँ पर ए इसमें तीसरे नंबर पर आया है, इसमें 4 आया है तीसरे नंबर पर, तो ए का मतलब है 4। यही आपको पैटर्न इसमें भी अपनाना है। एफ का मतलब है 6, ए का मतलब है 4, तो 6 4 से आपका केवल एक ही ऑप्शन है पहला, ठीक है। आगे की डिजिट हम ना भी देखें तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है, पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है, वैसे आदमी किससे संबंधित है? अब सिंपल सा, पक्षी घोंसला में रहता है, आदमी किस में रहता है? कार्यालय में ना रहता है, दुकान में भी नहीं रहता है, विद्यालय में भी नहीं रहता है, तो घर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, घर में रहता है। नीचे की प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें अगर थोड़ा कम समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखना। इससे क्या होगा, आपकी विजुलाइज पावर बढ़ेगी। आप जो है चीज़ों को 3D में जो आपके सामने हैं भी नहीं, उनको भी आप अच्छी तरह से सोच पाएंगे। देखो, ये आपका स्क्वायर में एक कागज़ था, इन्होंने पहले इसको इस साइड से ये आपका यहाँ से मोड़ा, ठीक है। अब ऐसा मुड़ गया, इसके बाद इस वाले को उसके ऊपर कर दिया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसको ऐसे काटा। अब इसको आप कैसे देखो, देखो यहाँ पर जैसे ही कट किया तो आप इसके सिमेट्रिक, जैसे इसको यहाँ पे मोड़ा था ना, इसको वैसा बना लो, ठीक है। इसको ऐसा बना लो। अब इसको ऐसा बनाओगे तो एक यहाँ पर कट लगेगा और एक यहाँ पर कॉर्नर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर से वैसा ही ओपन करोगे जैसे इन्होंने फोल्ड किया है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा आना चाहिए। क्योंकि ये वाले जो है ना, ये देखो, ये आपका कॉर्नर के पास है, तो ये कॉर्नर के पास होगा। इसके बाद जो ये वाला है ना, ये बिल्कुल मिडिल में होगा। आप इसको थोड़ा ध्यान लगा कर देखें ना, जैसे ही हम जैसे इसको ओपन करते हैं ना, तो ये इसके जो है सेंटर की तरफ आ जाएगा। इसीलिए आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, वरना चौथा भी हो सकता था, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, विजुलाइज करने की बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, ठीक है। एक अच्छा एवरेज से क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या है? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व से आपको दिखाते हैं। देखो, हमें बताया गया है कि जो 15 विद्यार्थी हैं, जो 15 विद्यार्थी हैं टोटल हमने बना लिया ऐसे कि 15 विद्यार्थी, इनकी औसत उम्र है 15 वर्ष। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सबका योग बटे उनकी संख्या, यानी कि सिग्मा एन बटा एन। अब औसत है 15, तो हम सभी विद्यार्थियों का जो वजन है कि एज है, ठीक है, उम्र है, तो उम्रों का योग तो निकाल सकते हैं ना। उन सब की योग जो उम्र है, किसी की कम हो किसी की ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं, टोटल तो उनका निकाल ही सकते हैं ना। तो 15 औसत है, 15 विद्यार्थी हैं कुल, तो इनकी जो उम्र का योग हो जाएगा सभी का, वो 15 गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एन यानी यहाँ से हमारा 225 आ गया। अब आप समझो, दूसरी कंडीशन हमको दी गई है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 है। अब ये 5 विद्यार्थी हैं, इनका औसत है 14, फिर औसत का वही फार्मूला,
तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन 5 विद्यार्थियों की आयुओं का योग। ठीक है, तो ये 14 गुणा 5 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन तीसरी और दी है कि 9 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत 16 है। तो फिर से हम इनका अलग योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16 नियमा 144। अब इनका योग जो एक बचा है उसका योग मिलाकर 15 का योग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो ये 15 इतना कवर कर रहा है, 5 विद्यार्थी इतना कर रहे हैं, 9 इतने कर रहे हैं, 9 5 14 हुए ना, एक और बचा है अभी। ठीक है, तो 5 विद्यार्थियों की आयुओं का योग, 9 विद्यार्थियों की आयुओं का योग प्लस 1 की आयु का योग बराबर हमारा 225 होना चाहिए। तो 225 यानी कि ये आपका 5 वाला है 70 और 9 वाला है 144, और जो 15वां लड़का है लास्ट, उसकी आयु हमने अगर x मान ली, ठीक है, उसकी एज हमने x मान ली, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई 225 बराबर 70 144 यानी कि 214। 214 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, तो x की वैल्यू 11 वर्ष आ जाएगी। जो आपका 15वां बच्चा है उसकी उम्र 11 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो हमसे कहा गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो हम मान लेंगे कि भाई विक्रय मूल्य है 100 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 40% यानी कि 40 रुपये। ठीक है, अब क्रय मूल्य जो है विक्रय का कितना होगा, जिसका आपको परसेंटेज निकालना है ना, वो जैसे पूछा जाए कितना होगा वो अपान में आएगा, जिसका कितना होगा। जैसे यहाँ से ठीक है, मान लिया विक्रय मूल्य 100 रुपये है और क्रय मूल्य है कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 40 रुपये आ जाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है विक्रय मूल्य का 40% है क्रय मूल्य। अब जो है हमसे प्रतिशत पूछा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है। वैसे तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप इसको लिख लो। जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का x% है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य गुणा x, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा 100 करेंगे बराबर क्रय मूल्य। तो x बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड होता है और इससे कैसा भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 100/40 गुणा 100 यानी कि 250% सही आंसर आ जाएगा। देखो परसेंटेज 100 से ज़्यादा भी होता है, ऐसा कभी भी जो है मिथ मत पाल लेना। ठीक है, 250% का मतलब यही है कि उसका 2.5 गुना। ठीक है, 100% का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम कहें किसी में 100% की वृद्धि हुई, यानी कि वो जितना था उतना ही उसमें और बढ़ गया। और 200% की वृद्धि का मतलब है कि जैसे अगर किसी का भाव 50 रुपये पर किलो था और वो हो जाता है कितना, जो है अगर 100 हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, 100% की वृद्धि हो गई, पूरा पूरा बढ़ गया है ना। और अगर 200 हो जाता है तो कितना हो जाएगा, शायद तब जो है 4, यानी कि 200% की वृद्धि हो जाएगी। एक्चुअली अगर 200 हो जाता है तो 300% की वृद्धि होगी। इसको आप देखना पड़ेगा कि वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, खैर उस बात को छोड़ते हैं। जो है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब भी आपसे कही जाए तो आप 999 उतने बार लिखते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगी। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी करने के लिए हमें 0 करना होगा, लेकिन संख्या की कुछ वैल्यू भी हो तो उसके लिए हमें शुरुआत में 1 करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। अब 1,99,999 में कितने का अंतर है, तो सिंपल आप घटाएंगे 1 ही बचेगा। कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 केजी कितने केजी का 4% है। देखो इन ऐसे सवाल को आप वर्बली भी कर सकते हैं, समझो बात को। जैसे हमसे कहा गया 4% है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 4%, परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 में। ठीक है, अब 4 है, अगर ये 100 हमें बनाना पड़े तो हमें कितना करना पड़ेगा, 25 का गुणा करना पड़ेगा ना। 100 में से 4 है। ठीक है, जो 20 केजी है कितने का 4% है। अगर 100 होता तो उसका 4% 4 होता। ठीक है, अब 20 आ गया, 4% 20 कितने का है, यानी कि जैसे हमें 25 का गुणा करना पड़ा ना, तो 20 में भी 25 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 500 का जो है 4% आ जाएगा आपका 20 केजी। ठीक है, ये तो हमने वर्बली समझा। इसके बाद अगर इसको हम मेथड से सॉल्व करें तो मेथड भी आप देख सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, जैसे हमने इसको लिख दिया एक लाइन में कि मान लिया x किलो का 4% है 20 केजी, यही मेथड अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो x केजी का कितना प्रतिशत, 4% को हटाएंगे बट्टा में 100, का मतलब होता है गुणा, x गुणा 4/100 बराबर 20। अब यहाँ से हमारी सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 500 केजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपका जो है मिश्रधन मूलधन वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके मिश्रधन से भी पूछ दिए जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले। ठीक है, तो ये हमें दर दी गई है 5% की, और शहर की वर्तमान आबादी ये हमें दी गई है, और हमसे पूछा है एक वर्ष पहले की। जैसे अगर अभी की आबादी 2023 की ये हमें दी गई है तो हमसे 2022 की पूछी है। मतलब समझ रहे हैं, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारा मिश्रधन हो गया और हमसे मूलधन पूछा गया है। इसमें अच्छा क्वेश्चन कब बनता पता है, जब हमसे वो वृद्धि पूछ देते, यानी कि जैसे चक्रवृद्धि हम ब्याज निकालते हैं ना, तब ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व होता। ठीक है, फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में आप चाहे मूलधन जो साधारण ब्याज से लगाएं चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से लगाएं, दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, फिलहाल हम चक्रवृद्धि ब्याज से ही लगाते हैं, जो हमें मिश्रधन यानी कि जो अब की जनसंख्या दी गई है, इसको मैंने जानबूझकर मिश्रधन ही लिखा क्योंकि आप इसको लिंक कर पाएँ वहाँ से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर p इंटू 1+r/100 और a हमें दिया गया है 1,85,220। p हमें निकालना है जो कि वर्तमान की जनसंख्या है, और 1+r है 5/100। तो 5/100 यानी कि 20, और 20 इधर जाएगा, 20 एक 21/20 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो p हमारा यहाँ पर बचेगा, 20 ऊपर जाएगा और 21 नीचे आएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल आपका 1,76,400 आ जाएगा। देखते हैं, ये हमारा चौथा ऑप्शन है, यानी कि इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गेम को SCPI लिखा जाता है।
इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं कि G7, ठीक है, A1 और जो आपका A है 1, G7 होता है, A1 होता है, E5 होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि H कितना होता है 8, ठीक है, और C 3। तो जब आप इसका पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये GH यानी कि 1 का गैप, ABC 2 का गैप, MNOP 3 का गैप, ऐसे ही E से I तक 4 का गैप। अब आपको यही पैटर्न देखना है, ठीक है। तो PQ अगला आएगा 1 का गैप, मतलब गैप एक भी नहीं, अगला। अब इसमें एक गैप आएगा LMN, ठीक है, तो QN। अब QN इसमें है, इसमें है, ठीक है। BCD अगला टर्म आएगा D, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, मतलब जो आपकी ये आकृति दी गई ना, उसको आप कैसे भी घुमाकर इन चारों में से किस में फिट कर सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब यही है, ये आकृति किस में समाई है। तो थोड़ा इसमें ध्यान देने की बात होती है। देखो, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो सर्किल है ना, इसके बाद जो 90 डिग्री पर ये लाइन घूमी है, तो ये सर्किल से दूर घूमी जाकर। अब इसमें जो सर्किल को कट कर रही है वो लाइन सर्किल से थोड़ा दूर घूमी जाकर, तो इसमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है, और इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें है, ठीक है। देखो, चौथे में है और दूसरे में है। तो अगर इसको हम घुमा के रखें ऐसा, तो इस ऑप्शन में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सिंपल आप गिनकर भी बता सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो पूरी आकृति में टोटल 5 त्रिभुज हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 19 है, यदि पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति x को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति के समान होगी। ठीक है, ये हमें जो आकृति दी गई है इसको इस डॉटेड लाइन से मोड़ दिया जाता है, तो ये किसके समान हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। देखो, जब भी हम किसी को मोड़ते हैं ना, या ऐसे समझो मिरर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये है, अब इसका मोड़ने पर या मिरर पर क्या होगा, इससे डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगी, यानी कि इसकी डिस्टेंस पास होगी, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये दोनों तो ऑलरेडी ऐसी हैं, लेकिन इसको आप इस तरफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आप ऑप्शन से देख सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा पहला वाला, और ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा 3D में सोचने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। देखो, ये हमें प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति इसमें कौन सी फिट हो सकती है। ये आपका रेशियो का चिन्ह होता है, यानी कि जैसा ये इससे संबंधित है वैसा इससे कौन सा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, वृत्त जो है, वर्ग के ऊपर 2 सर्किल बने हैं। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसके बाद इसमें इन्होंने क्या किया, 2 सर्किल जो वर्ग के ऊपर थे, एक सर्किल को अंदर कर दिया, एक सर्किल को बाहर कर दिया। अब यही पैटर्न इसमें लगाना है कि सर्किल के ऊपर 2 वर्ग बने हैं, तो इसमें सर्किल के अंदर एक वर्ग डाल देंगे, एक वर्ग बाहर हो जाएगा। तो ऐसा आपको देखना है, सर्किल के एक अंदर वर्ग एक बाहर वर्ग, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो
कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। अब ये भी आपका एवरेज से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि एक कक्षा में दो खंड सेक्शन ए एवं सेक्शन बी जिनके क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 36 और सेक्शन बी में 44 विद्यार्थी हैं। खंड ए का औसत वजन 40 किलोग्राम है। देखो, खंड ए सेक्शन ए का आपका एवरेज जो वेट है वो 40 किलो है और ए में बच्चे कितने हैं, 36। तो अगर हमसे कोई कहे कि टोटल वजन सेक्शन ए वाले बच्चों का कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा हम कह देंगे 40 गुणा 36। ऐसे ही हमसे कोई पूछे कि सेक्शन बी वालों का कितना होगा, तो सेक्शन बी वालों का औसत वजन 35 किलो दिया गया है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 35 गुणा 44। ठीक है, 35 गुणा 44, 44 गुणा 35 एक ही बात है। अब कह रहे संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण कक्षा का औसत का क्या मतलब है कि सबका वजन बटे सबकी संख्या। अब सबका वजन भाई इनका इनका मिला दो, क्योंकि इनका ये सेक्शन ए वालों का अलग वजन हो गया, सेक्शन बी वालों का अलग हो गया। इन दोनों को मिला दो और बटा में जो विद्यार्थी हैं टोटल, सेक्शन ए में 36, सेक्शन बी में 44, तो 36 प्लस 44 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे सेक्शन ए में जो सिग्मा यानी कि सेक्शन ए वालों का कुल वजन आएगा वो 1440 हो जाएगा। इसी तरह सेक्शन बी वालों का कितना आ जाएगा, 35 गुणा 44। मैंने आपको बताया ही कि जो है आपके सेक्शन, एक मिनट क्वेश्चन देख लें। सेक्शन बी में 44 विद्यार्थी हैं, एवरेज 35 है। ठीक है, एवरेज 35 है, 44 विद्यार्थी हैं, तो टोटल वजन आ गया सभी बच्चों का मिलाकर 1540। अब हमें सभी का औसत निकालना है अलग से। ठीक है, फिर औसत के लिए वही फार्मूला कि हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 1440 प्लस 1500 जो है 40, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2980 बटा टोटल विद्यार्थी कर देंगे 36 प्लस 44, तो ये हमारा 37.25 kg सॉल्व करने पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22। एक आयत की परिमिति यानी कि परिमाप एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। ठीक है, परिमाप और उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। मतलब अगर उसकी परिमाप 5 है तो चौड़ाई 1 होगी। कांस्टेंट हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अगर जो परिमाप है 5x है तो उसकी चौड़ाई x होगी। अब आगे कह रहे हैं कि यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। अब हमें एक कंडीशन दे दी गई है, इसी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, देखो हमें दिया गया है जो है, एक मिनट, हमें परिमाप और चौड़ाई का रेशियो दिया गया था 5:1। तो हमने परिमाप मान ली 5x और चौड़ाई मान ली x। कुछ भी कांस्टेंट आप मान सकते हैं 5 के। ठीक है, इसके बाद एक हमें पता होता है कि परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप 5x है, 2 लंबाई में 2 का अलग गुणा कर दिया, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। चौड़ाई है x, अगर ये 5x है तो ये x हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर 2x रख दिया। 2x इस तरफ आया तो आपका 3x बचा और ये 2 लंबाई यहीं रहा, यानी कि लंबाई की वैल्यू हमारी आ गई x के टर्म में 3x/2। इसके बाद हमें एक कंडीशन दी गई थी कि हमारा क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 3x/2 और चौड़ाई x। ठीक है, यानी कि 3x/2 गुणा x बराबर 216। x और x का गुणा x स्क्वायर, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो है x 12 आ जाएगा। ठीक है,
जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो ऐसा मत करें कि सबसे पहले गुणनखंड का गुणा करें फिर उसका वर्गमूल निकालें। आप क्या करें, सिंपल उनके गुणनखंड ही बने रहने दें, और जो गुणनखंड 2 बार आया उसको 1 बार लिख लें, सिंपल वर्गमूल आ गया। ठीक है। अब देखो, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही हमारा x का मान 12 आया तो ऑप्शन देखेंगे तुरंत x 12 अगर होगा तो वही टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। एक्चुअली हमें पूछा क्या गया है, लंबाई। लंबाई हमारी x नहीं है, हमारी चौड़ाई x है। लंबाई हमसे पूछी गई है 3x/2। तो अब हम 3x/2 निकालेंगे x की वैल्यू रख के, यानी कि 3 गुणा 12/2, तो हमारी लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये हमारा सही आंसर होगा। हालांकि इसमें 12 ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि x की वैल्यू ही रख देंगे लंबाई की जगह पर, और वो भूल जाएंगे कि उन्होंने शुरुआत में क्या माना था। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 18 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। ठीक है, योग कौन से व्यंजक द्वारा बिल्कुल सही दर्शाया गया है। तो सिंपल सी बात है, 2/5 प्लस 3/4, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, या 5 गुणा 4, 4 का इस तरफ गुणा होगा 8। ठीक है, या ऐसे ही लिखा रहने दें, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5, जो कि पहले वाले में बिल्कुल सही लिखा है, जैसे हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन दूसरे वाले में बिल्कुल गलत कर दिया, 5 प्लस 4 कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हमसे सही रूप पूछा गया था, पहला था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो, क्वेश्चन जो ये परसेंटेज वाले होते हैं, एवरेज वाले होते हैं, इनको आप एक किताबी भाषा से सॉल्व करना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है अगर आप इनको वर्बली सीख रहे हैं। वर्बली ये बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं। जैसे हमसे कहा गया है कि 25% बचाता है, और 25% का क्या मतलब होता है, चौथाई। अगर वो अपना चौथाई बचाता है और उसकी बचत है 3,000 रुपये, तो चौथाई जो वेतन का चौथाई 3,000 है, मतलब तो यही है, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। सिंपल, दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है 25वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन के तरीकों को आप समझें। जैसे इसमें कह रहे हैं कि 3 घंटियाँ 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः वे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, 1 मिनट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 4 मित्र दौड़ रहे हैं, एक इतना चक्कर इतने मिनट में, दूसरा इतने मिनट में, तीसरा इतने मिनट में, वे एक साथ अब मिले थे तो अगली बार कब मिलेंगे, तो उन सब में आपको एलसीएम ही निकालना होता है। ठीक है, तो 12, 15 और 18 का आपको सबसे पहले लासा निकालना है, और लासा और मासा का सबसे सिंपल मेथड जो है गुणनखंड ही होता है। ठीक है, तो 12, 15, 18 का जब हम लासा निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, ये 12 के, ये 15 के, ये 18 के, लासा में क्या होता है, जो गुणनखंड सबसे ज़्यादा बार आए उसको हमें लिखना है, और कोई सा भी गुणनखंड छोड़ना नहीं है। जैसे इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार, तो हम 2 बार वाला लिखेंगे। इसमें 3 2 बार आया है तो हम 3 बार वाला लिखेंगे, और कोई भी बचे ना, जैसे 5 है 1 बार है तो वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, बल्कि मासा में कॉमन वाला लेना होता है। तो 2 बार वाला, 3 2 बार वाला, और 5, यानी कि 180 इनका एलसीएम आ गया। 180 मिनट बाद ये जो है दोबारा क्या है, घंटियाँ हैं तो बजेंगी। 180 का मतलब होता है 3 घंटा, 180 मिनट का मतलब 3 घंटा होता है, और हमारा ऑप्शन घंटे में ही दिया गया है, तो बिल्कुल आपका जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए।
कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार, साइकिल, ट्रक ये वाहन है, बल्कि सड़क वाहन नहीं है, तो सड़क विषम शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4, 8, 10, 18, 34, यानी कि ये एक पैटर्न दिया गया है और हमें इसका अगला टर्म बताना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 4, 6, 10, 18, 34। देखो 4, 2, 6। ठीक है, 4, 2, 6, 6, 4, 10, यानी कि इसमें 2 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, और 10, 8, 18, यहाँ पर 8 जुड़ा। 2, 4, 8 हर बार में डबल जुड़ रहा है, अगली बार में इसमें कितना जुड़ेगा? 16। ठीक है, तभी आएगा 34। इसके बाद कितना जुड़ेगा? 32। तो ये कितना हो जाएगा? 66। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? 4 हमें उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। सिंपल सा वो आकृति ऐसी होगी जिसमें 2 लाइन खिंची होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी आकृति सही होगी। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और कोई सी भी फिट नहीं बैठेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? जब भी आपका मिरर से क्वेश्चन हो, एक हमारा लॉजिक ध्यान रखें कि जो मिरर से जितना दूर है, जैसे ऐसा मिरर है ना, तो जो पॉइंट यहाँ से जितना दूर इस तरफ होगा उतना ही दूर वो उसकी छवि में भी होगा, प्रतिबिंब में भी होगा। तो जैसे आप इसको समझो कि ये एरो है ना, एरो की नोक जहाँ पर है वो इतनी दूर होगी, जो पूंछ जहाँ पर है वो इतनी दूर होगी, यानी कि नोक ऐसी हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस समान रहेगी। तो मतलब ऐसे समझो, इस पर आप कोई इसको बांध लो और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा दो, बस यही कर सकते हैं मिरर में। ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपका ये ऐसा एरो बन जाएगा, और ये जो है अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो बिल्कुल त्रिभुज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेंगे, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है, और जिसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है तो उसमें रोटेट करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। मतलब इसमें आपका जो है ये एरो इधर होना चाहिए, और ये डॉट बिल्कुल सही, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, एक विशिष्ट कोड में फाउंड को IRXQG लिखा जाता है, इस कोड भाषा में स्ट्राल को किस प्रकार लिखा जाएगा? थोड़ा सा आप इसमें जो है कोडिंग पहचानने की कोशिश करें। देखो FGHI यानी कि 3 का गैप है। ठीक है, OPQR इसमें भी मतलब 3 का उतना ही गैप है। ठीक है, इसमें भी आपका 3 का D और G में, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे अगर हम नंबरिंग की बात करें, D आपका 4 नंबर पर आता है, G आपका जो है 7 नंबर पर आता है। 4, 3, 7 सब में 3 का गैप है, तो स्ट्रॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो STUV पहला वर्ड बी आएगा, और इसमें आपका केवल पहला वर्ड बी से तीसरा ऑप्शन ही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां है, 8 सही 4/10,000। जब भी आपकी कोई संख्या सही बटा में लिखी है, जैसे हम कहें 2 सही 3/4, तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है? इसका इसमें गुणा, 4 का 2 में गुणा करेंगे सबसे पहले, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 4 दूना 8 प्लस 3 बटा, और ये बटा में यही रहता है, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 10,000 गुणा 8 प्लस 4, तो 10,000 गुणा 8 यानी कि 80,000, 80,000 प्लस 4, तो ये 80,000 4 आ जाएगा, और बटा में 10,000 रहेगा। देखो
जब भी हम किसी चीज़ का भाग देते हैं तो दशमलव उतने अंक पीछे से लगाते हैं जितने उसमें जीरो होते हैं। जैसे 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक पहले दशमलव, 1000 का 3, 10,000 का 4। तो दशमलव सिंपल यहाँ पर लगा होना चाहिए जनरली। अब इसको हम 4 अंक आगे करेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर 8 के जस्ट बाद आ जाएगा, और ऐसा केवल फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा गलत है क्योंकि ये इसमें 3 अंक पहले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, 12 लीटर 75 ml दूध 75 ml धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। देखो हमारे पास कुल मिल्क है 12 लीटर 75 मिलीलीटर। तो सबसे पहले आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। 12 लीटर का मतलब है 12,000 ml, ठीक है, 12,000 मिलीलीटर, और इसमें 75 और जोड़ेंगे तो 12,075 ml। और ये 75 ml वाली बोतलों में भरा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जितना ये आया है ना उसमें 75 का भाग देंगे, टोटल हमारी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं ये निकल आएगा, ठीक है। तो 12,075 तो टोटल आ गया, इतना हमारे पास दूध है। अब इसको एक बोतल में 75 ml आता है, 75 से जब हम भाग करेंगे तो 161 बार जाएगा, यानी कि 161 75 ml वाली बोतलें भरी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद 33 है, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई जो है हमें दी गई है, चौड़ाई दी गई है, लेकिन ये दशमलव वाली संख्या है ना, इनको जोड़ते वक्त दशमलव बिल्कुल सीध में रहना चाहिए। जैसे 5.25 और 8.5, दशमलव दशमलव की सीध में तो ये कितना हो जाएगा, 5, 2, 7, 8, 5, 13, 13.75। ये तो लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया, 2 का इसमें गुणा और करना है, 2 पंचा 10, 2 सत्ता 14, 1 15, इसलिए 1 2 3 6 1 7, यानी कि 27.50। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। देखो ये क्वेश्चन आपका उस तरह का है, ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछ लिए जाते हैं कि एक मंकी एक खंबे पर चढ़ता है और वो जो है 4 मीटर चढ़ता है, फिर 3 मीटर फिसल जाता है, ये उस तरह का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है एवं दूसरे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन पुनः 20 रुपये कमाता है और चौथे दिन खर्च कर देता है 15 रुपये। यदि वह इसी प्रकार बचत करता है तो कब उसके पास 60 रुपये होंगे। समझो इस बात को, जैसे आज उसने 20 रुपये कमाए तो अगले दिन 15 रुपये खर्च कर देगा, यानी कि 2 दिन के रूटीन में वो केवल 5 रुपये की बचत कर रहा है। समझो बात को। तीसरे दिन फिर 20 कमाएगा, चौथे दिन ऐश करेगा और 15 रुपये खर्च कर देगा, 5 रुपये बचा रहेगा। मतलब एक दिन काम करता है, एक दिन चैन की ज़िंदगी जीता है। तो समझो हम क्या करेंगे, देखो 20 कमाता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि 40 रुपये वो कितने दिन में कमा पाएगा। समझो अगर भाई 2 दिन में कितने कमाता है, 2 दिन में केवल 5 रुपये कमाता है, एक दिन में कितना कमाएगा, 2.5 रुपया कमाएगा। 40 रुपये कितने दिन में कमाएगा, समझो 2.5 का कितने बार गुणा करें कि 40 आ जाए, ठीक है। तो 8 बार, यानी कि जो है 16 दिन आएंगे। 1 मिनट, आपको 34, नो नो नो, ठीक है। देखो 2 दिन में आपका कितना कमाता है, 2 दिन में 5 रुपये बचाता है, कमाता नहीं,
5 रुपये बचाता है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 40 रुपये कितने दिन में बचाएगा। ठीक है, तो जैसे कहें कि एक दिन में कितना बचाएगा, 5.2 रुपये। ठीक है, 40 रुपये कितने दिन में कमाएगा, बचाएगा, एक दिन में 2/5, 2 दिन में 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये। अगर हम ऐसा कहें कि 1 रुपया कितने दिन में बचाता है, तो 2/5। अब 40 रुपये हमें बचाने हैं, तो 40 का गुणा 2/5 में 40 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16, 16 दिन उसको लग जाएंगे। सिंपल, आप वर्बली भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग लगाने की बात यहाँ पर आती है। ठीक है, कि 16 दिन में उसके 40 रुपये उसने बचा लिए, लेकिन जैसे ही 17 दिन आएगा उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 20 रुपये जुड़ जाएंगे, और 18वें दिन वो फिर 15 खर्च कर देगा। लेकिन हमसे केवल यही पूछा गया कि कब उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो 40 रुपये तो उसने 16 दिन में कमाए और 17वें दिन उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे। बस हमें यही कंडीशन देखनी थी। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, जिससे 20 कमाता है ना, तो उससे 20 कम सबसे पहले निकालो। ठीक है, यानी कि इसमें आपके 17वें दिन उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यही दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 30,888 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, अभाज्य गुणनखंड की हम शॉर्ट तरीका आपको क्या बताते हैं। आप जैसे जो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, विभाज्यता नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे, लेकिन आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। 4 से कटने का रूल होता है इकाई के 2 अंक कट जाने चाहिए, थोड़ी और स्मार्टनेस दिखाओ। अगर लास्ट के 3 अंक कट जाएं 8 से, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। और लास्ट के 3 अंक हैं 8, 8, 8, यानी कि ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी डिवाइड होगा, और 8 को हमें पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये संख्या छोटी हो जाएगी ना, तब हम 2 के बाद 3 का देखेंगे कि अंकों का योग 3 से कट जाता है, तो संख्या 3 से कट जाएगी। और थोड़ा और स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। डायरेक्ट 9 से डिवाइड करो, फिर और छोटी हो जाएगी। तो इसमें आपका जो है बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही गुणनखंड आ जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 11 गुणा 23। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि ए पिता है एक्स का, बी माता है वाई और जेड की, वाई इकलौती पुत्री है ए की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक पीढ़ी को ऊपर नीचे, ए पिता है, हमें कन्फर्म है कि पिता जो है मेल ही हो सकता है। मेल पर हमने प्लस लगा दिया। किसका है, एक्स का, तो एक्स को हमने नीचे लिख दिया। अब बी माता है, तो बी हमें 200% कन्फर्म है, लेडीज ही होगी, तो हमने इसको माइनस लगा दिया। अपना डिनोट करते हैं, चाहे जैसे करो। ठीक है, बी माता है बाई और जेड की, ये आपका बाई आ गया, ये जेड, एक पीढ़ी नीचे होगा। लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि बाई और जेड क्या है। ठीक है, जिसका कंफर्म हो जाए वो आप लिख दो। इसके बाद इन्होंने कह दिया बाई इकलौती पुत्री है एक की, बाई जो है इकलौती पुत्री है एक की, तो हमने बाई पर माइनस लगा दिया क्योंकि पुत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ए की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक ही लेवल में आ रहे हैं और अपोजिट जेंडर के हैं, तो या तो पत्नी हो सकते हैं या उसकी चलो भाभी हो सकती है। ठीक है, बी को एक पुत्री है, तो बी को एक पुत्री है, बिल्कुल सही बात है, जो कि बाई है। बाई पुत्र है बी का। अब देखो, बाई पुत्र तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंफर्म कर दिया बाई इकलौती पुत्री है, तो पुत्र कहाँ से हो सकता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन कतई सत्य नहीं है। और हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। ठीक है, यानी कि ड्रामा का
अनिवार्य भाग कौन सा होता है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, अभिनेता हो सकता है, कहानी हो सकता है, दर्शक या निर्देशक। तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामे में होता है कहानी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन हो गया। ठीक है, देखो 13 और 30 में अंतर कितने का है, 17 का। यानी कि अगर आज शनिवार है तो आज से 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और 17 जितने भी दिन बाद पूछा जाए ना उसमें आप 7 का भाग दे लो। ठीक है, 7 का भाग दे लो तो 7 दूना 14 यानी कि 3 बचा। तो केवल आप 3 दिन बाद निकालेंगे अब। ठीक है, तो आज शनिवार है तो 3 दिन बाद यानी कि इतवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार आपका सही ऑप्शन होगा। और मंगलवार जो है, एक मिनट, मंगलवार हमारा तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद 39 है श्रृंखला में लुप्त पद। ठीक है, जो हमें बताना है, इस पैटर्न को एक्चुअली पहचानना है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे, 7, 7 में 4 जोड़ेंगे, 11, 11 में 6 जोड़ेंगे, 16, 16 में जो है 11 में 5 जोड़ेंगे 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये 22, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। यदि दर्पण यमन पर रखा है तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर दर्पण रखा जाए ना तो केवल आप उस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे जो ऊपर है ना वो ऊपर ही रहेगा, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। केवल इस एक्सिस से जैसे ये जो जितना दूर है ना उस तरफ भी इतना ही होगा। ठीक है, यानी कि जो इसकी इमेज आएगी वो यहाँ पर ये गोला होगा और ये जो वाला है ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। या आप ऐसे समझो कि इसको मिरर को हम यहाँ पर रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये वैसा कर दें तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये जो है डार्क ना रहे तो। ठीक है, तो इसमें ये आपका आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए, बिल्कुल जो है सेकंड ऑप्शन सही। नो 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 नो, एक मिनट, क्योंकि ये डार्क वाला इस तरफ आएगा तो ये होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आपके इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और ये मैथ्स रीजनिंग थे कहते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अब हम सोच रहे हैं कि आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करें, अगले पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक दी गई है ना उसी में मिल जाएगा, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके पार्ट 2 देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाना वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।